यामिनी रोते हुए कहती है, माँ ने मुझे छोड़ दिया, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जब रंजन यामिनी के मुंह से ये बात सुनता है तो वो भी मन ही मन खुश होने लग जाता है। आखिर वो यही तो चाहता था, यामिनी के दिल में कामेश्वरी यक्षिणी के लिए नफरत भरना, जिसमें वो कामयाब हो गया था। रंजन नम आंखों के साथ यामिनी से कहता है, तुमने सही कहा यामिनी बेटी, कामेश्वरी बहुत बुरी है, बहुत बुरी। यामिनी रंजन को गुस्से से घूरते हुए कहती है, अगर माँ बुरी है तो आप भी कोई दूध के धुले नहीं है बाबा, आप तो उनसे भी गए बीते हैं, आप पापी हैं, पापी। जब रंजन यामिनी के मुंह से ये बात सुनता है तो उसके दिल को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यामिनी उससे ऐसा कहेगी। कुछ देर पहले तो उसे लग रहा था कि यामिनी उसके पक्ष में आ गई थी, पर यामिनी ने ये बात कहकर साबित कर दिया था कि वो उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए रंजन को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, ये जो नरक के समान जिंदगी में भोग रही हूँ बाबा, उसके कसूरवार आप ही हैं। अगर उस दिन आपने माँ को सम्मोहित करके वो सब नहीं किया होता तो मुझे ये अभिशापित जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। इस दुनिया में मुझे लाकर आपने सबसे बड़ा पाप किया है। रंजन कुछ कहता उससे पहले युग यामिनी का साथ देते हुए बोल पड़ता है, तुमने बिल्कुल सही कहा यामिनी, सारी गलती इस रंजन की ही है। ये यक्ष भले ही हो, पर यक्ष वाले गुण इसके अंदर जरा से भी नहीं है। युग की दखलंदाजी रंजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और अगले ही पल वो युग को गुस्से से घूरते हुए बोल पड़ता है, मेरे अंदर भले ही यक्ष वाले गुण ना हो, पर तेरे अंदर भक्षानर वाले पूरे गुण हैं। भक्षानर की औलाद, जिस तरह तेरे बाप ने कामेश्वरी को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ था, उसी तरह तूने भी मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ है, ऐसे जाल में जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही है। जिस तरह तेरे बाप ने कामेश्वरी को कैद किया था, उसी तरह तू भी यामिनी को एक दिन कैद कर देगा। बस एक बार तेरा मतलब निकल जाए, तू और तेरे बाप दोनों एक जैसे हैं, दोनों के अंदर गंदा खून दौड़ रहा है। रंजन की बात सुनकर युग इस बार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। युग खुद से बड़बड़ाता है, बस बहुत हुआ, अब मैं अपने पापा के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता। इतना कहकर युग अगले ही पल रंजन का गला पकड़ लेता है। रंजन भी पीछे नहीं हटता है। वो जानता था कि श्राप खत्म होने के साथ ही उसकी शक्तियां वापस लौट आई थी। इसी चीज का अभिमान करते हुए रंजन भी अगले ही पल युग का कॉलर पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करने लग जाता है। रंजन और युग दोनों एक दूसरे पर टूटकर बरसने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक तेज पीली रोशनी चमकने लग जाती है। वो पीली रोशनी इतनी तेज प्रज्वलित हो रही थी कि कुछ पल के लिए न रंजन को कुछ नजर आता है, न युग को कुछ नजर आता है। जब वो पीली रोशनी कुछ कम होती है तो वहां पर एक वाचिक जुगनू नजर आने लग जाता है। वो पीली रोशनी उसी जुगनू के अंदर से निकल रही थी। वही जुगनू जगमग जगमगाया जा रहा था। उस वाचिक जुगनू के अंदर से डायना की आवाज सुनाई देती है, यामिनी, भक्षानर के अंश का पता चल गया है, वो सप्तम चक्र तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम युग के साथ जल्द से जल्द फुलवारी गांव पहुंचो, मैं और अभी भी वहीं पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही डायना की ये बात खत्म होती है, वो वाचिक जुगनू अंधेरे में ही नष्ट हो जाता है। उसके अंदर से पीली रोशनी निकलनी बंद हो जाती है, जैसे उसका काम सिर्फ यामिनी तक डायना का संदेश पहुंचाना था। यामिनी युग से कहती है, बाबा को छोड़ दीजिए युग बाबू, ये इनसे नहीं, उस भक्षानर के अंश से लड़ने का वक्त है। डायना को पता चल गया है कि वो भक्षानर का अंश कहाँ पर है, उसी के पास तारा है, हमें तारा को बचाना है। यामिनी की ये बात कहते ही युग रंजन की गर्दन को छोड़ते हुए कहता है, तुम सही कह रही हो यामिनी, ये वक्त इससे लड़ने का नहीं है, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। कामेश्वरी जी ने भले ही इसे इसके पापों की वो सजा नहीं दी हो जो इसे मिलनी चाहिए, पर मैं इसे वो सजा जरूर दूंगा। इतना कहकर युग रंजन की गर्दन छोड़ देता है। रंजन भी जानता था कि इस वक्त तारा की जान बचानी बहुत जरूरी थी, इसलिए वो भी अपने गुस्से को शांत करते हुए युग की गर्दन छोड़ने का फैसला कर लेता है। रंजन भी गुस्से से युग को घूरते हुए कहता है, वो तो वक्त बताएगा युग, कौन किसको उसके पापों की सजा देता है, कौन पापी है कौन नहीं। रंजन भी युग के शर्ट की कॉलर को छोड़ देता है। यामिनी उसी वक्त अपनी शक्तियों के प्रयोग से स्थानांतरण द्वार बनाने लग जाती है। उनके सामने एक गोल सफेद चक्र नजर आने लग जाता है, वही चक्र जो वो इससे पहले भी कई बार बना चुकी थी। यामिनी युग को देखते हुए उससे कहती है, चलिए युग बाबू, हमें जल्दी चलना चाहिए, कहीं हमें फिर से पहुंचने में देर ना हो जाए। युग यामिनी का हाथ थामते हुए कहता है, नहीं यामिनी, इस बार ना ही हम देर करेंगे ना ही कोई गलती, हम उस भक्षानर के अंश से हमारी तारा को बचा कर रहेंगे। अब उस भक्षानर के अंश को हमसे कोई नहीं बचा सकता है। यामिनी भी कसकर युग का हाथ थाम लेती है। युग और यामिनी दोनों ने एक साथ अपना एक कदम अभी स्थानांतरण चक्र की तरफ बढ़ाया ही था कि तभी रंजन यामिनी को रोकते हुए बोल पड़ता है, रुको यामिनी बेटी, तुम मुझे यहाँ पर कैसे छोड़कर जा सकती हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यामिनी रंजन से कहती है, नहीं, मुझे आपके साथ की अब कोई जरूरत नहीं है बाबा। रंजन हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है,
पर ऐसा क्या हो गया यामिनी बेटी कि अब तुम्हें मेरे साथ की जरूरत नहीं है? तुम कैसे भूल सकती हो कि मैंने ही तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और अब तुम ही मेरा हाथ थामना नहीं चाहती हो, इस भक्षानर के वंशज का हाथ थामे हुए हो? यामिनी गुस्से के साथ कहती है, हाँ, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि आप कितने बड़े पापी हैं। मुझे लगता था कि मैं आपके और माँ के प्यार से जन्मी हूँ, पर अब जाकर पता चला है कि वो प्यार नहीं पाप था और मेरी जिंदगी में पापी इंसानों की कोई जगह नहीं है, समझे आप? रंजन नम आंखों के साथ कहता है, माना मुझसे गलती हुई है यामिनी बेटी, पर तुम भी मुझे वो सजा मत दो जो तुम्हारी माँ ने मुझे दी थी। तुम मेरा साथ मत छोड़ो, मुझसे दूर मत जाओ। इस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। उस भक्षानर के अंश से लड़ने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यामिनी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है बाबा। उस भक्षानर के अंश से मैं और युग बाबू साथ मिलकर लड़ सकते हैं। सिर्फ लड़ नहीं सकते बल्कि उसे हरा भी सकते हैं। रंजन फिर अपनी बात यामिनी से मनवाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं यामिनी बेटी, रुक जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। क्या सिर्फ मेरे श्राप से मुक्ति दिलाना ही तुम्हारा फर्ज था? यामिनी पलट कर कहती है, आपने सही कहा बाबा, हमारा साथ यहीं तक था। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मैंने आपको श्राप से मुक्ति दिलाई। मुझ पर आपका जो कर्ज था वो मैंने चुका दिया है। अब यहीं से हमारे रास्ते अलग होते हैं। आइंदा कभी मेरी जिंदगी में दखल मत देना। रंजन रोते हुए कहता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो यामिनी बेटी? मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तुम ये बात कैसे भूल सकती हो कि अभी तुम्हें कामेश्वरी को भी ढूंढना है, जिसे ढूंढने में बस मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। यामिनी रंजन को गुस्से से भरी हुई आंखें दिखाते हुए कहती है, मैंने कहा ना आपसे, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। रही माँ की बात, तो मैं उन्हें अकेले ढूंढ लूंगी और जब वो मुझे मिलेगी तब मैं उससे पूछूंगी कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं अपनाया। इन सब में मेरा क्या कसूर था? उन्होंने क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी? क्यों मुझे ऐसे आदमी के साथ जीने के लिए छोड़ दिया जिसने इतना बड़ा पाप किया था? रंजन यामिनी की बात पर ध्यान नहीं देता है और अपने ही मन की लगाते हुए कहता है, तुम्हें जो बोलना है बोलो यामिनी, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना कहकर रंजन अपना कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अभी रंजन ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, खबरदार, जो आपने एक कदम भी अब आगे बढ़ाया तो मैंने कहा ना, आप मेरे साथ नहीं चल सकते तो नहीं चल सकते। माँ की तरह मुझे भी आपको श्राप देने के लिए मजबूर मत करिए। जब रंजन यामिनी के मुंह से ये बात सुनता है तो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि पलटकर कुछ बोल ही नहीं पाता है। वो एकदम चुप पड़ जाता है और जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। यामिनी जानती थी कि रंजन को उसकी शक्तियां बहुत प्यारी थी। वो अब उसके पीछे आने की सोचेगा तक नहीं, इसलिए यामिनी युग का हाथ फिर से थामती है और अपने कदम आगे बढ़ाते हुए स्थानांतरण द्वार के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो दोनों स्थानांतरण द्वार के अंदर घुसते हैं, अतीत की यादों में से बाहर आ जाते हैं। इस वक्त युग, यामिनी और कामेश्वरी यक्षिणी बंगलामुड़ा घाट पर खड़े हुए थे और युग यामिनी मिलकर कामेश्वरी यक्षिणी को वो बातें बता रहे थे जो रंजन ने बताई थी। ये बातें बताते हुए भी एक बार फिर यामिनी की आंखें नम हो गई थी। सिर्फ यामिनी की ही नहीं बल्कि कामेश्वरी की भी। वो अपनी बेटी के दर्द को समझने लग गई थी। जान गई थी कि उसकी बेटी इतने सालों से किस दर्द से होकर गुजरी थी। युग भी वहीं पर खामोशी के साथ खड़ा हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रंजन ने उससे और यामिनी से इतना ज्यादा झूठ बोला होगा। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी सफाई में यामिनी से कहती है, नहीं यामिनी बेटी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि उस रंजन ने तुम्हारा नाम क्या रखा है। तुम्हारे जन्म के बाद से ही जो भी बातें रंजन ने तुम्हें बताई है वो सारी झूठी हैं। मैं भला एक माँ होकर तुम्हें कैसे ना अपनाती? तुम्हें मारने का ख्याल आने से पहले मैं खुद मरना पसंद करूंगी, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी रोने लग जाती है। यामिनी उसी वक्त कामेश्वरी यक्षिणी के पास जाती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, रोइए मत माँ, मुझे सारा सच पता चल गया है। अब मैं सब कुछ जान गई हूँ कि क्यों वो रंजन बचपन से चाहता था कि मैं अपने अभिशाप से मुक्त हो, क्योंकि वो जानता था कि एक अभिशापित यक्षिणी कभी उसे श्राप से मुक्ति नहीं दिला सकती है। इसी वजह से उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो बार बार मुझसे कहता रहा कि अपने अभिशाप से मुक्ति पाओ, तभी अपनी माँ को ढूंढ पाओगी। पर आज पता चला कि वो मुझे अभिशाप से मुक्ति इसलिए दिलाना चाहता था ताकि मैं आपके दिए हुए श्राप को तोड़ सकूं। मैं उस रंजन को कभी माफ नहीं करूंगी। कामेश्वरी यक्षिणी भी यामिनी का साथ देते हुए कहती है, माफ तो मैं भी नहीं करूंगी उसे यामिनी बेटी। उसने एक बेटी को उसकी माँ के प्यार से अछूता रखा है और एक माँ को उसकी बेटी के प्यार से। मैं उसे उसके इस पाप की सजा भी जरूर दूंगी। कामेश्वरी यक्षिणी और यामिनी दोनों एक दूसरे को बाहों में भरते हैं और जी भर कर रोने लग जाते हैं। रोने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। कामेश्वरी और यामिनी भी इस वक्त यही कर रहे थे। जब युग देखता है कि कामेश्वरी यक्षिणी और यामिनी दोनों कुछ नॉर्मल हो गए थे तो वो तुरंत नम लहजे के साथ ही कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, जब इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी आपने रंजन को एक श्राप देकर छोड़ दिया था तो आपने फिर मेरे पापा को क्यों मारा कामेश्वरी जी? उनसे इतनी बड़ी भी क्या गलती हो गई थी?
कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मुझे उन्हें मारना पड़ा युग, क्योंकि लेखक बाबू बदल गए थे। युग हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, बदल गए थे से आपका क्या मतलब है कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मतलब ये युग के लेखक बाबू वो लेखक बाबू नहीं रहे थे जिनसे मैंने प्यार किया था, जिन्हें मैंने अपना सब कुछ माना था। युग फिर कुछ पूछता उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, तुम्हें वो सवाल याद है जो लेखक बाबू अपनी कहानी लिखने के लिए हर वक्त मुझसे पूछा करते थे और मैं उन्हें मना कर दिया करती थी। यहाँ तक कि मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर फिर उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं उन्हें छोड़कर चले जाऊंगी। युग अपने दिमाग पर जोर देते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, कहीं आप उस सवाल की बात तो नहीं कर रही हैं जिसमें वो भक्षानर का जिक्र किया करते थे? वो जानना चाहते थे कि भक्षानर कौन था? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, मैं उसी सवाल की बात कर रही हूँ। सच कहूँ तो ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि वो कहानी जिसके लिए लेखक बाबू जिया करते थे, वही कहानी उनकी मौत का कारण बनी। मेरी ही कहानी खा गई उन्हें। जब युग और यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनते हैं तो दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। युग को उसके भैया विराट की बात याद आने लग जाती है। एक बार विराट ने गुस्से में कहा भी था कि एक दिन अनुराग अपनी कहानी के चक्कर में सब कुछ खो देगा, और अनुराग ने एक दिन कहानी के चक्कर में अपनी जिंदगी खो दी। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, लेखक बाबू को उनकी कहानी लिखने की तड़प ही ले डूबी। लेखक बाबू कहानी के किरदारों के बारे में जानने में इतना मगन हुए कि उस कहानी का पीछा करते करते वो अपनी मौत के पास पहुंच गए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।